पेरेंट्स को अच्छा चाहिए, और अच्छा मिलता है तो पेरेंट्स फीस भी नहीं देखता। सही बात है। और पेरेंट्स का फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ, आज भी गार्जियंस को कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने से पहले फीडबैक लीजिए। आप पुराने स्टूडेंट का फीडबैक लीजिए, उनके रजिस्टर देखिए, सारी चीज़ें करने के बाद अपने बच्चे को एडमिशन दिलाइए। चाहे आप कोई भी संस्थान हो, मेरी संस्थान हो, चाहे कहीं और भी पढ़ाओ, बच्चे को अच्छी जगह पे अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे का कॉन्फिडेंस। अब हमने क्या किया, मैंने उनको पूरा फॉर्मेट समझाया, हमारी फैकल्टी ने बच्चों को तैयार किया, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाया, एक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए, और उस असेंबली के अंदर जो सम्मानित संविधान सभा के सदस्य थे सबको उसके रूप में वैसी ड्रेस पहनाई, वही भाषा, और उसके साथ हमने 20 मिनट की डिबेट करवाई, जिसमें सभी सदस्य आर्टिकल्स पे बात कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जवाब दे रहे हैं, और सभा आहूत कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। और वो मैंने वीडियो अपलोड किया, यूट्यूब के ऊपर भी आप अपन देख सकते हैं। मुझे कई सारे लोगों के मैसेज आए कि यार सच में आपने संविधान सभा को जीवंत कर दिया। नमस्कार साथियों, नए पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ में डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। इनसे हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, और साथ में ये लगातार बाड़मेर, जैसलमेर और वेस्टर्न राजस्थान के हजारों बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, और लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे जो इन्होंने अपने संघर्ष देखा है, और जो बच्चे जयपुर, जोधपुर या तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर हजारों लाखों रुपए खर्च कर कर वही फैसिलिटी बाड़मेर में कैसे मिले, और तमाम चीजों को लेकर एक एक अलग अलग पॉइंट्स पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सर, थोड़ा अपने बारे में डिटेल में बताइए कि आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सा गांव है, और आप जब एजुकेशन जब प्राइमरी कर रहे थे उसमें और अब में कितना फर्क आ गया? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि बाड़मेर के अपने इस मारवाड़ क्षेत्र में पत्रकारिता को एक अच्छा और एक नया और एक नैतिक आयाम प्रदान किया है आपने। रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं अपने गडरा तहसील में, हमारा फोगेरा गांव है, वहीं से 8वीं तक की पढ़ाई करी, और हमारे गांव में 8वीं स्कूल ही थी। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते गए, 1-2 साल बीच में जालोर पढ़ने गया था, फिर 12th तक रामसर पढ़ाई करी, उसके बाद में बाड़मेर पीजी कॉलेज में, शिक्षा पूरी बाड़मेर में भी। और उसके बाद में कोई बहुत बड़े सपने थे नहीं बेसिकली, क्योंकि परिवार में यही देखा था कि हाईएस्ट एजुकेशन मेरे पास ही थी, 10th मैंने करी थी, तो मेरे दादाजी के परिवार में किसी के पास 10th थी नहीं। तो जिसके परिवार में बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो उसके दिमाग में बहुत अधिक सपने भी नहीं आते। फिर जब बाड़मेर आए, अच्छे लोग मिले, अच्छे ग्रुप बन गए, और उनके साथ साथ हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर सोचा कि टीचर बन जाएंगे, ठीक है। फिर और तो टीचर वाला आइडिया कहाँ से आया? कोई ऐसा कुछ आइडिया? ये मार्केट में एक जनरल धारणा थी कि भाई मास्टर आराम से बन जाते हैं। अच्छा, इतना ऐसा सुना था पहले। हाँ, लेकिन अब तो हमारी धारणाएं बदल गई है कि मास्टर बनना इतना आसान है नहीं। हाँ। फिर थोड़ा और पढ़े, अच्छे मार्क्स आते थे तो साथी कहते थे आप और बढ़िया कर सकते हो। तब सोचा कि प्रशासन में जाएंगे। फिर प्रशासन का दिमाग में रहा, सेना का तो हमेशा से दिमाग में था। फिर सिचुएशंस ऐसी हुई, हेल्थ थोड़ी बिगड़ गई दिल्ली के अंदर, और उसके बाद में सब कुछ छोड़ के एजुकेशन में आ गया। और एजुकेशन में 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, हेडमास्टर, ये सारी सेवाएं देते देते, हालांकि हेडमास्टर में मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा प्रोफेसर में हो गया था, तो मैंने कहा किसी एक की सीट क्यों ही खराब करनी, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए, और मैंने मेरे साथियों को भी देने नहीं दिए जिनका प्रोफेसर में मेरे साथ हो गया था। और फिर 18 में प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया, तो तकरीबन 7 वर्ष हो गए कॉलेज शिक्षा में सेवा देते देते। तो ये जर्नी बड़ी यूँ कहिए कि श्रम साध्य और काफ़ी संघर्ष भरी भी रही है। हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते ही है, आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली संघर्ष आएंगे ही, क्योंकि हम कोई सोने की चम्मच लेके तो पैदा होते नहीं है। ये मेरी बात ही नहीं, आप मारवाड़ के किसी भी व्यक्ति से बात करोगे तो संघर्ष देखा ही है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अपने गाँव से बस से चढ़ के बाड़मेर आना भी बड़ी बात है। इन बड़ी पवित्र संस्थाओं में सेवा देना तो बहुत बड़ी बात है। वहां से यहाँ तक बाड़मेर आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। 3-3 घंटे तो बस ले लेती है 60 किलोमीटर पार करने में। अभी तो ठीक है, फिर भी हाँ, कनेक्टिविटी रोड्स वगैरह अच्छी हो गई, तो अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई हम
आज एक फोगेरा गांव का लड़का केरल में बैठे हुए एक व्यक्ति को पढ़ा रहा है, तो मुझे बड़ा फक्र सा होता है कि भारत का कोई स्टेट नहीं है जहां पे मेरा स्टूडेंट नहीं है। ऐसा मैंने तो 4 साल पहले नहीं सोचा था। बस नियति को क्या मंजूर होता है वो आपको मिल जाता है, बस मेहनत हमारे बस में होती है, उसको हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, वही मैं करता हूँ। नहीं तो सर, टीचिंग से इतना प्रेम क्यों? क्या चेंज करना चाहते थे, या आपने उन तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा कि आपको लगा कि नहीं यार, गांव में आने वाला बच्चा, उसके लिए किस तरीके के चैलेंज होते हैं? फिर आपने, क्योंकि आप बता रहे कि आपने दिल्ली तक का सफ़र तय किया, तो इस दौरान आपने क्या कुछ देखा, और फिर आपने जब आपकी पहली जॉब लग गई या दूसरी जॉब लग गई टीचिंग को लेकर कि मुझे ये चेंज करना है, उसमें आपने किस तरीके से चेंज किया? सही बताऊँ तो टीचिंग में जब मैं स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे आया था तो दिमाग में ऐसा कुछ टारगेट था नहीं, बस ठीक है जॉब के हिसाब से आ गए थे और गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो ठीक है कि बच्चों को पढ़ा रहे थे। जब मैं टीचिंग के रूप में पहली जॉब मेरी वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान में थी, गांव में लगा था, वहाँ मुझे एक बड़ा नया एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा। कि पिछले 10 साल की जो मेरी पढ़ाई थी, जो मैंने 2005-06 से अच्छे से शुरू कर ली थी, जो 6-7 साल की अच्छी पढ़ाई थी, उनको जब मैं बच्चों को पढ़ाता था ना तो मुझे बड़ा अच्छा सा भाव आता था। बच्चे बड़े गौर से सुनते थे, उनको नई नई चीज़ें बताता था और पाठ पढ़ाता था तो एक पहले दिन तो पूरा चैप्टर ही समझाता था उनको बिना किताब खोले हुए, और फिर बच्चों के जो वापस रिएक्शन आते थे उससे मुझे लगता था कि इनको और बताया जाए। वहाँ से मुझे लगने लगा कि इनको जितना ज्ञान देते हैं उतना बच्चे ज्ञान ग्रहण भी करते हैं, उतना आपका रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है। और वहां से मुझे रिस्पेक्ट मिली तो मेरी लालसा भी बढ़ी कि इसको और बड़े लेवल पे काम किक आई। हाँ, वहीं से काम शुरू हुआ सेकंड ग्रेड में। फिर जब मैं फर्स्ट ग्रेड बना, सेकंड ग्रेड बनने के बाद में जब मैं कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा, अब स्कूल टाइमिंग हो गया, उसके बाद में जैसे टाइम फ्री मिलता था तो बाड़मेर में सक्सेस पॉइंट संस्थान जो उस समय युवराज जी ने स्थापित किया था, और युवराज जी उस संस्थान को चला रहे थे, तो उनके इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर रहे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि सर अगर आप एक बार सेवा दे देते तो हमारा हो जाएगा। तो मैं वहाँ पढ़ाने के लिए गया इकोनॉमिक्स। बेसिकली मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, आईएएस मेंस में मेरा हिस्ट्री, हिस्ट्री तो बाद में हुआ, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पहले थे ऑप्शनल। हिस्ट्री को मैंने बहुत बाद में लिया, तो उस समय भी नहीं, आज तक की स्थिति यही है कि इकोनॉमिक्स बाड़मेर में मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। मेरे थोड़े पैरामीटर्स अलग थे, मैंने कहा देखो मैं आऊंगा, मेरे कोई भी काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पैसे वैसे की कोई मेरी बात है नहीं, मेरी स्थिति ठीक है भगवान की मेहरबानी, और बस मुझे टोकना नहीं है कि कितनी क्लास में करना है, कैसे करना है, मैं फुल टाइम लूंगा। फ्रीडम चाहिए मुझे, मतलब मैं अपने स्टाइल से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आपको कैसे पढ़ाना है। सही बात है। मैं शिक्षक हूँ और मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा। अब वहां मैंने इकोनॉमिक्स जब आरएस के बैच को पढ़ाई तो बच्चे इतने खुश थे और बच्चों ने दूसरे लोगों को बताया और मेरे पास वापस फीडबैक आए कि गणपत जी इकोनॉमिक्स बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और एक अच्छे व्यक्ति का फीडबैक मिलता है ना, तब अंदर से एक इतना मोटिवेशन मिलता है कि अब और बढ़िया करना है, और ऐसे किक मिलती गई। और कुछ ही समय में 2015 तक आते आते फिर मन में ख्यालात आने से लगे कि क्यों ना बाड़मेर के अंदर ही हम सब कुछ ऐसा सेटलमेंट करें कि भटकना नहीं पड़े। क्योंकि मैं उस वक्त क्या होता था सर 15-14 के अंदर, जब यहाँ के बच्चे होते थे वो कहाँ जाते थे, किस तरीके से संघर्ष करते थे? बाड़मेर के बच्चों के 3 सेंटर थे पहले। एक जो सिविल सर्विस की तैयारी थे वो तो दिल्ली जाते थे और आज भी जाते हैं वो लोग। दूसरे आरएएस वगैरह की, एसआई वगैरह करने वाले जो स्टूडेंट थे वो जयपुर जाते थे। टीचिंग वैकेंसी वगैरह ये सारे के सारे जोधपुर में रुक जाते थे। 80% बच्चा जोधपुर में रुकता था। और बाहर निकलने के बाद बच्चे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खान पीन का बहुत बड़ा सामना होता है। दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ समय वो वहाँ पे सेटल भी नहीं हो पाता। फिर कोचिंग संस्थान बड़े ब्रांड होते हैं, बच्चे की कोई बात नहीं सुनता है। बड़ी फीस लेने के बाद में उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। 8-8, 10-10 घंटे क्लासेस करके 4-4 महीने में कोर्स पूरे करवा देते हैं। बेचारा बच्चा कहीं बात रख भी नहीं सकता। और ये मानसिक प्रताड़नाएं बच्चे बड़े महानगरों में झेलता है, और फीस भी बहुत हाई होती है। अगर कोई गरीब बच्चा भी आया है तो ये संस्थान इनको कोई ऐसी रियायत अक्सर नहीं देता। शायद इसी का नतीजा है कोटा के अंदर सुसाइड वगैरह। वो बहुत अलग लेवल का प्रेशर भी होता है बच्चों के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, हमारे झेली हुई थी। और जब हमने यहाँ पढ़ाना शुरू किया हमारे दिमाग में ये था कि हम इतना उनसे बेहतर क्यों नहीं कर सकते। और फिर हमने टीम बनाई, धीरे धीरे बाड़मेर के लोगों ने विश्वास करना शुरू किया।
15 बच्चों से काम शुरू हुआ। मैं मेरी फैकल्टी को ट्रेनिंग देता हूँ आज भी। यहाँ पे कोई टीचर पढ़ाता है, उसको हम बकायदा उसको मैं 10-15 क्लासेस ऑनलाइन लेता हूँ, सजेशंस देता हूँ। अगर टीचर उसको अप्लाई कर रहा है और ठीक कर रहा है तो मंच पे लाता हूँ, नहीं तो हम उसको विदा कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे विश्वास ऐसा जताया कि बाड़मेर से जो बच्चे जोधपुर जाते थे वो सारे रुक गए। और हमने फिर बाड़मेर शुरुआत में तो लोग मजाक नहीं उड़ाते थे कि बोले आप क्या बोले इस तरीके से कर लोगे, मतलब उस वक्त जब स्टार्टिंग का फेज होगा। हालांकि मेरे सामने तो किसी ने ऐसी मजाक नहीं उड़ाई, हाँ। लेकिन ये जरूर सुनने को मिलता था कि सेकंड ग्रेड आदमी फर्स्ट ग्रेड का बैच कैसे ले रहा है। मैं सेकंड ग्रेड था और मैंने फर्स्ट ग्रेड का बैच लिया। हाँ। तो मार्केट में कुछ प्रतिपक्ष भी होता है, वो तो होगा ही। हाँ, तो आपके भी होगा, सबके होता है, होना भी चाहिए, उनके बिना तो हम अधूरे ही है। सही बात है। आपकी प्रगति में वो सबसे बड़ा कारक होता है आपका प्रतिपक्ष। जब भी आप थोड़े से जीवन में आलस से आ जाता है या संतुष्ट होते हैं ना, तभी प्रतिपक्ष की कोई प्रतिक्रिया ऐसी आती है, आप वापस काम करने के लिए अपने आप मोमेंटम मिलता है आपको। ऐसा सुनने को मिला कि खुद ऐसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को क्या पढ़ा रहे हैं। हालांकि मुझे इन चीजों से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, मुझे मेरे काम पे भरोसा और मैं उसमें कोई कोताही बरत नहीं रहा हूँ। और फिर देखते देखते चीजें ऐसी बढ़ी कि बाड़मेर से बाहर निकलने वाले जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या आज यूं कहिए कि बहुत कम हो गई है। बाड़मेर के अंदर 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। पहली लाइब्रेरी हमने ओपन करी थी 35 सीटर लाइब्रेरी, 2013-14 की बात है। आज बाड़मेर में 300-400 लाइब्रेरी होगी। और फिर पूरा ऐसा माहौल सेट हुआ कि आज बाड़मेर का बच्चा रेयर केसेस में बाहर जाता है, कोई पारिवारिक डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर कोई ऐसे कोचिंग जैसे कोई साइंस वगैरह का बाड़मेर में अभी तक है नहीं इतना, तो वो बच्चे जरूर बाहर जा रहे हैं। बाकी बच्चों ने बाहर जाना छोड़ दिया, अपने घर पे ही रह के पढ़ रहे। भाई यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ मार्केट ग्रो करेगा, किराएदारों को अच्छा मिलेगा, चाय के थड़ी वालों को मिलेगा, पुस्तक भंडार चलेगा, कॉस्ट भी कम आती है। हाँ, यहाँ कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। अब दिल्ली में रहोगे 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता है, जयपुर 15 से 18 हजार मांगता है, यहाँ अपन 5-6 हजार में चला लेते हैं। तो बच्चों की बहुत अच्छी सुविधा बाड़मेर में हो रही है। अभी कंपटीशन में बाड़मेर में बच्चों को बाहर जाने की इतनी आवश्यकता नहीं, कुछ एग्जाम्स को छोड़ के। तो फिर ये चीजें जो थी ना, ये सेकंड ग्रेड से शुरू हुई, फिर अच्छा लगने लगा, फिर हमने भी चैलेंज ले लिया। और अब स्थिति ये है कि 18 जिलों के बच्चे आज सक्सेस पॉइंट के अंदर विभिन्न बैचेज में हैं। भले किसी जिले का एक ही है, बट है जरूर, प्रतिनिधित्व तो जरूर है। तब कई बार मेरे साथी कहते हैं, बीच में सीकर के मेरे साथियों ने कहा था कि गणपत जी आपका होने में ये सफलता है कि हमारा शेखावटी का बच्चा आपसे पढ़ने के लिए बाड़मेर आ रहा है। ये इतना बड़ा पैराडिज्म शिफ्ट जो हुआ है, ये आप सभी लोगों की बदौलत। और मैं मानता हूँ बाड़मेर को शिक्षा का हब बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान, उसमें हमने भी अपना योगदान दिया और आगे और इसको बढ़िया करेंगे। तो सर पहली जब आपने कोचिंग कर रहे थे, पहला बच्चा कौन सा था जो गवर्नमेंट जॉब लगा? वो जब मिठाई का पैकेट लेकर आपके पास आया, चाहे फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड, वो ऐसा कोई पल याद आता है? ऐसा कुछ ऐसा याद है नहीं, क्योंकि हमने 2 चीजें नियम बना लिया था। हाँ। कि हम पढ़ा के बच्चे को भूल जाएंगे। हाँ। फिर बच्चे को अगर अपने टीचर के प्रति एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है, कृतज्ञ भावना, तो अपने आप ही वापस मिठाई लेके आ जाएगा, हम उसको याद नहीं करेंगे। मतलब ऐसा? हाँ, ऐसे अब जैसे मैं खुशी तो होती होगी ना सर कि हाँ कि बोलो देखो मेरा बच्चा पढ़ा हुआ, बोले ये देखो ये लग गया। खुशी उससे भी अधिक कब होती है जब जैसे अभी कुछ दिन पहले एक जयपुर से मेरे पास फोन आता है सचिवालय से। हाँ। वहां पे कोई अपना एक स्टूडेंट कोई अच्छी पोस्ट पे लग गया, वहां पे सेवा में चला गया। हाँ। उसकी सेवाओं से प्रसन्न होके उसके सीनियर ने मुझे कॉल किया कि आपने कितना शानदार बच्चा भेजा है। ओहो, क्या बात है कि ये आपका स्टूडेंट है और हमारे सचिवालय में यहाँ पे सेवाएं दे रहा है। तब मैंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं स्टूडेंट है कौन सा। तब वापस उस स्टूडेंट से बात करवाई, मैंने उसको फिर भी नहीं पहचान पाया, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ के जाते नहीं पहचान पाते। असल सच में मिठाई से ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, हमने जिनको संस्कार सिखाए हैं, हमने जिनको ऑफिस के एटिकेट सिखाए हैं, वो स्टूडेंट किसी ऑफिस में जाके हमारी, क्योंकि जो शिष्य होता है ना वो गुरु की प्रतिमूर्ति होता है। सही बात। वो वैसा ही करेगा, गुरु जैसा उसको सिखाएगा। अब वो बच्चा अगर किसी ऑफिस में लगेगा, ऑफिस में मान लो नौकरी नहीं भी लगा, वो किसी प्राइवेट जॉब में भी गया, वहां पे भी अगर उसने अच्छे संस्कार दिखाए और मुझे वापस फीडबैक मिले कि कितना शानदार बच्चा मिला, तब हमारे को सच में खुशी ज्यादा तब होती है, मिठाई से भी ज्यादा। ऐसे हजारों बच्चे आज बाड़मेर का मुझे लगता है कोई
बड़ा स्कूल होगा नहीं जिसमें अपने स्टूडेंट नहीं हो। ऐसा कोई वाक्य मुझे अब याद है ही नहीं कि पहली मिठाई कौन लेके आया था, सोचा ही नहीं मैंने कभी। सोचना पड़ेगा ना कि ये तो सोचना है कि हाँ भाई मैंने अगर जो 2014 के अंदर करवाया था ट्यूशन और 15 के अंदर या 16 के अंदर इसकी जॉब लग गई। हाँ, ऐसे मैंने कभी हिसाब रखा नहीं, शायद मेरा वो ये भाव रहा होगा कि ठीक है पढ़ के जाएंगे बच्चे, खुद ही याद करेंगे, हम तो क्यों याद करें। या फिर बिजी हो गए ज्यादा कि हाँ बाकी बच्चों को तैयार कर दो। नहीं, ऐसे प्रोफेशनल माइंड कभी लगा ही नहीं कि इनका कभी फोटो लगा के यूज करेंगे ऐसे। अच्छा सर, आप जब जयपुर, जोधपुर या दिल्ली गए उस वक्त आपने क्या चैलेंज फेस किए थे? चैलेंज देखो, बड़े चैलेंज तो 2 होते हैं। सबसे बड़ा होता है आर्थिक चैलेंज, क्योंकि महानगरों की फीस, जब मैं दिल्ली गया तो हमने एक कोचिंग में बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई 45,000 रुपए सब्जेक्ट की फीस लगेगी। अभी तो बढ़ गई है, 2-2 लाख हो गई। मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ। 45,000 रुपए लाए कहाँ से? घर पे बात करने के लिए हिम्मत चाहिए, 5,000 4,000 घर का रूम का किराया मुश्किल से हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पैसे का। दूसरा चैलेंज होता है वहां पे खान पान का। हम बाड़मेर के जो लोग हैं ना, यहाँ पे अच्छा खाते पीते हैं, मतलब हालांकि हर जगह ही खाते हैं, लेकिन यहाँ पे छाछ से लेके दूध से लेके घर से सफाई आती है, देसी चीजें आती है, वो चीजें वहां हम सेट नहीं कर पाते। बहुत स्वास्थ्य चला जाता है। मेरे साथ ये हुई है बात। अच्छा, आपके साथ? क्योंकि मैं जब दिल्ली था, यहाँ से छोड़ के वहां गया तो वहां मुझे कोलाइटिस हुआ और डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि अब आप प्रशासन, सेना ये भूल जाओ, ऐसी कोई सेवा चलाओ जहाँ शांति हो। अच्छा। 2009 से लेके आज 2025 चल रहा है, 16 साल से मैं टेबलेट खा रहा हूँ, ट्रीटमेंट पे हूँ। अच्छा। अभी भी ट्रीटमेंट पे हूँ। मेरा वेट वगैरह इसलिए नहीं बढ़ता। अच्छा। तो उसके बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैंने वो जब 2009 वाला पल तो आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट, गंदा पल था वो। हाँ। गंदा पल इसलिए था कि मैं सिविल सर्विसेज के जो द्वार पे खड़ा था, प्री विरी हो रखी थी और बहुत शानदार तैयार थी, ऑप्शनल तैयार। बहुत बड़े सपने भी होंगे उस वक्त। सपने थे, दिल्ली में बैठे थे, सिविल सर्विसेज में जाना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, परीक्षाएं पास कर चुके थे। फिर जब एम्स में गए, एम्स वालों ने डायग्नोस किया, फिर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि बेटा बहुत गंभीर मामला है। मैंने कहा मैं 800 मीटर में, टेबल टेनिस में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में 6 गेम खेल के नेशनल स्टेट जाने वाला खिलाड़ी बीमार कैसे हो सकता हूँ? ऐसे थोड़ी हो सकता। उसने कहा कि जीवन भर की गई, अरे ये लाइफ टाइम है और उसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। तो जब उस डॉक्टर ने जब इतना कहा तो मैं एकदम से जैसे पैरों तले नीचे जमीन खिसक गई। वो रात तो मतलब बहुत, हाँ, वो उससे उबरना मेरे लिए बहुत मुश्किल था वहां से। फिर कई साथियों ने कहा कि ये नहीं तो क्या हुआ, शिक्षा जगत पूरा पड़ा है। फिर अहमदाबाद से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आज भी वहीं से चल रहा है। अहमदाबाद से हर 2-3 महीने में चेकअप के लिए जाता हूँ। फिर मैंने एजुकेशन चुना था, क्योंकि प्रशासन, मैंने कहा कि बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करके अगर प्रशासन में चला भी गया ना तो मैं उस पोस्ट के साथ कभी न्याय नहीं कर पाऊँ। सही बात। क्योंकि सिविल सर्वेंट होने का मतलब परीक्षा पास करके केवल नौकरी लेना नहीं। सही बात। वहां पे आपको 24/7 ड्यूटी करनी पड़ती है, जनता के लिए हर समय हाजिर रहना पड़ता है। और इस बीमारी के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो नहीं कर सकता। और मेरे 1-2 साथी अल्सर में थे जिनका सिविल में हुआ, वो बाद में छोड़ के कॉलेज शिक्षा में आए। तब से मैंने तय कर लिया कि बाहर जाना मतलब ये होता है कि या तो बीमारी लेके आओगे या आर्थिक रूप से आप, क्योंकि अपन घर में इतने अमीर तो है नहीं। सही बात। कि दिल्ली जाए वहां पे 30,000 का फ्लैट लें, 20,000 के लिए खाने की व्यवस्था करवाएं, ऐसा अपने पास है नहीं। अपने को वही होटल का 3rd क्लास खाना खाना और उससे हम बीमार होंगे, ये तय बात है। तब मैं आज भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ बहुत जरूरी है तो बाहर निकलो, नहीं तो बाढ़ में निकलो। क्योंकि आप गाड़ी में बैठ के भी IAS बन सकते हैं। ऑनलाइन सारा कुछ मटेरियल मौजूद है, बस इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। तो बाहर जाने से 2 चीजें फेस करनी पड़ती है और यही एक उद्देश्य था हमारा। जब हम बैठे थे एक बार अभी 2-3 साल पहले, मैं और युवराज जी, मैंने कहा यार दिल्ली बच्चे जो सीकर और कोटा जाते हैं नीट में, इसमें क्योंकि मेरा छोटा भाई भी कोटा गया था, वहां पे बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको बताऊं, एक छोटे बच्चे को जब आप परिवार से बाहर निकालते हो ना तो उसमें परिवार के प्रति भावनाएं खत्म हो जाती है। सही बात है, कनेक्ट टूट जाता है। कनेक्ट टूट जाता है। हाँ। और मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चा पास हो नहीं हो तो छोड़ो, उस बच्चे का माँ बाप के साथ में लगाव नहीं होता है। सही बात। वो एक मशीनी मानव बन के रह जाता है वहां पे। सिर्फ गणित, फिजिक्स, साइंस जो भी उसको वही पढ़ना है, उसकी दुनिया वही हो जाती है। दुनिया हो जाती है। हाँ। आप बच्चे को समाज और परिवार से तोड़ दिया, उसको मशीनी मानव बना दिया वहां। प्लस वहां पे जाके स्वास्थ्य गिरवी रखा जाता है और अगर दबाव है तो कई बार बच्चा ना हो सुसाइड भी हो जाती है और कई बार अलग तरीके का प्रेशर होता है।
कई बार नशों में घुस जाता है वो, कई बार वो गेमिंग की दुनिया में चला जाता है। 10 में से 6-7 तो उदाहरण ऐसे जब बच्चा बर्बादी होता है। सही बात। मैं मेरे छोटे भाई के लिए हर 5-6 महीने बाद एक बार यात्रा करके आता था, कहीं गलत रास्ते तो नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हूँ तन पटवारी बना दूं, मास्टर बना दूं, सही बात। बाड़मेर राजा मेरे पास, मैं तेरे को मेहनत करवा दूंगा, लेकिन कोटा से सिलेक्शन नहीं होता तो कोई गम वाली बात नहीं। मेरा भी, मैंने कहा इसमें गेट पे आके मैं घर पे आया हूँ ना वापस, नियति ने क्या लिखा हमें क्या पता। तो सीकर के अंदर आप चले जाओ, कोटा में चले जाओ, हाइजेनिक स्थितियां नहीं है। बच्चा सब्जी खा के बाहर आया, पूछा सब्जी किसकी थी तो पता नहीं। जब ऐसा खाना खा के वो डॉक्टर बनेगा ना, तो भी डॉक्टर बन के भी क्या हासिल कर लोगे आप? जब एक अच्छे खासे मानव को मशीन बना दिया, क्या हासिल कर लोगे आप? ये चीजें मेरे दिमाग में 3 साल पहले आई, क्योंकि हम एस्टेब्लिश हो चुके थे, हमारे पास में रिसोर्सेज थे। ये पहले भी आई थी दिमाग में, लग संसाधन के बिना कुछ नहीं कर सकते। तब मैंने और युवराज जी ने प्लान किया, मैंने कहा कोटा जाने वाले और सीकर जाने वाले बच्चों को हम आज से प्रयास करेंगे, 4 साल बाद ये यात्रा रुकेगी वहां की। और क्योंकि मैंने आज दिन तक जो प्लान किया, मैंने कभी उसको असफल होने दिया नहीं। और टाइम लग सकता है उसको, टाइम लगेगा, टाइम 4 साल 5 साल लगेंगे। मैंने कहा देखो जेब खाली होगी, घाटा हो सकता है, लेकिन 4-5 साल तक अगर आप हिम्मत रखोगे, मेरे अनुसार चल लोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि कोटा सीकर के बाद तीसरा नंबर बाड़मेर का आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। पिछली बार हमने फिर फिजिक्स वाला से बात करी, क्योंकि हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं थे, फिजिकल रिसोर्सेज तो है। क्योंकि इस फील्ड में ये रहता है कि फैकल्टी रात रात को दौड़ के जाती है, सुबह उठते हैं फैकल्टी गायब। अब हमारे सामने भरोसा मतलब लोगों को होगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं कि भाई नहीं है, क्या बता 4 महीने चले जाए बच्चा को। अब यही बात प्रश्न युवराज जी का कैसे करेंगे, मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं। मैंने कहा आइडिया मुझे खूब है, क्योंकि पेरेंट्स को 2 चीजों का डर रहता है। अच्छा। अब जैसे बाड़मेर का पेरेंट्स फिजिक्स वाला में एडमिशन के लिए, उनको डर किस बात का डर? एक तो इस बात का कि पहले से बाड़मेर में 2-3 कोचिंग नीट के आए थे, फेल हो गए। क्योंकि 1-2 फेल होते हैं तो पेरेंट्स का भरोसा उठ जाता है। तो पहला डर ये होता है कि ये लोग कोर्स करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, बीच में छोड़ दिया तो मेरे बच्चे का भविष्य क्या, कम से कम साल खराब हो जाएगा उसका तो। और दूसरा डर ये कि इनकी जो फैकल्टी है वो क्या हाईली क्वालिफाइड है कि नहीं है, क्या वो हमारे बच्चे को मतलब उसका वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वहां की फैसिलिटी या वहां का जो एटमोस्फियर है वो यहाँ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो मैंने फिर बहुत सोच समझ के प्लानिंग करी। फैकल्टी हमने ऐसी हायर करी, मैं आपको बता रहा हूं कि कोटा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, फैकल्टी सारी फैकल्टी होती है। लेकिन आज फिजिक्स वाला बाड़मेर में जो लोग पढ़ा रहे हैं, ये कोटा और सीकर से कहीं कम नहीं। मैं अधिक के दावा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि हर फैकल्टी अपने में श्रेष्ठ होती है, लेकिन कम ये भी नहीं, उनके बराबर और प्लस प्रॉपर डील के साथ में पैसा लगे तो लगे, फैकल्टी जो मांगती उसको दो। मगर हमारे यहाँ से बच्चे को उन दोनों बड़े नगरों से कमतर तो फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। हमने ये व्यवस्था की। तो आपने क्या ध्यान दिया विशेष तौर से? 3 चीजों पे विशेष ध्यान दिया हमने। अच्छा। हमने भौतिक वातावरण जो है कक्षा कक्ष से लेके बिल्कुल स्मार्ट क्लासरूम बनाए, क्योंकि आज की जरूरत है वो। उसमें वातानुकूलित रखा ताकि बच्चा थके नहीं। फिर उनको अलग से लाइब्रेरी दी ताकि पढ़ने वाला बच्चा इसी वन स्टॉप सॉल्यूशन, कहीं जाना नहीं पड़े उसको। फिर हमने डाउट सॉल्यूशन रूम अलग बनाया ताकि बच्चे को जैसे ही डाउट आएगा तो वो आराम से टीचर से कंसल्ट करके अपना डाउट क्लियर कर पाए। महानगरों में 5-5 हजार लोग बैठाते, कोई डाउट क्लियरेंस नहीं है। यहाँ हमने फैकल्टी को क्लासेस के बाद में एक्स्ट्रा टाइम दिया, बिल्कुल बिठाया, अंदर रूम बनाया अलग से। हाँ। आप किसी फिजिक्स वाला बच्चे से बाड़मेर की शाखा से पूछना, और वहां बच्चा जाके अपना कंसल्ट करता है फैकल्टी से और एक एक चीज क्लियर करता है। फिर हमने बिल्कुल भौतिक वातावरण बढ़िया से तैयार किया, टेस्ट वगैरह प्रॉपर एकदम। एक तो हमने इस पे ध्यान दिया। दूसरा हमने दिया ह्यूमन रिसोर्सेज पे। फैकल्टी इतनी तगड़ी लगानी है कि वो बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालें, बल्कि बच्चे को तैयार करें नीट के लिए, मतलब एमबीबीएस अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए, अच्छे से अच्छी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए, ताकि बच्चा वहां चला जाए और नहीं भी होगा ना तब भी वो अपने जीवन में सफल है। इन चीजों पे हमने विशेष ध्यान दिया। और पिछला पहला हमारा बैच पहला था, हाँ, जिसमें नया चैलेंज होगा। वो तो नया चैलेंज था, बहुत चैलेंज था। लोगों को भरोसा। 8-10 फैकल्टी, मेन फैकल्टी तो बैठी रही, कई फैकल्टी गई, हम रातों रात फैकल्टी लेके आए। हमने हम फैकल्टी डायरेक्ट डालते नहीं है। हम यहाँ पे हमारे 3 एक्सपर्ट हैं, उनके, अब मुझे तो क्या साइंस का पता नहीं है, 3 एक्सपर्ट्स उनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद में हम उनका 4-5 दिन तक ऐसा चलता है उनका, उसके बाद में क्लास में डालते हैं। तो
शुरुआत में फैकल्टी का इश्यूज आया था। बाकी 300 के आसपास बच्चे थे, तो फाइनेंशियली ना तो कोई लॉस था, ना ब्रेक इवन पॉइंट था, ना प्रॉफिट था, ना लॉस था। और बाड़मेर ने इतना भरोसा जताया, इतना में विश्वास नहीं था, और हम उस भरोसे पे खरे उतरे। अभी इस साल दूसरा साल है, और मैंने इनको कहा कि 4 साल के अंदर हम बाड़मेर के अंदर ये बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे बच्चियां हैं, बच्चियों की हालत ये है कि बाहर भेजने के बाद न तो परिवार कभी सुकून से सो पाता है, और बच्चियां हमेशा भय में जीती है वहां पे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि भाई उसकी बच्ची जो है वो न पढ़े, लेकिन दिक्कत है। बहुत सारी ऐसी भी बच्चियां होगी ना गांव से आने वाली, जो इन तमाम चीजों को लेकर सपने देखती है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि साहब कोटा, सीकर या जोधपुर जाना, तो वो डर जाते हैं या रुक जाती है वहीं पर। हाँ, मेरी बच्ची है, फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है। अब 2 साल पहले मैं ये सोच रहा था, यार इसको कोटा भेजूंगा तो मेरा पीछे मन कैसे लगेगा। मेरी बच्ची कोटा जाएगी, फिर वहां कैसे रहेगी, इतनी अच्छे से घर पे रह रही है, मेरे से तो बात ही नहीं हो पाएगी। मेरे दिमाग में ये थॉट्स चले। तो हम एक दिन कॉलेज में बैठे डिस्कस कर रहे थे सर के साथ। सर ने कहा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपने तो खुद ने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने हाँ याद आया, हमारा खुद का बच्चा यहीं पढ़ लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब मैं बच्चियों की लेवल से सोचता हूँ ना, तो उनके लिए गोल्डन प्लेस है, क्यों फालतू बाहर धक्के खाए, यहाँ बैठ के भी आराम से चीजें की जा सकती है। तो जैसे एजुकेशन में बाड़मेर में आए हैं ना, तो ये थॉट्स आते रहे। अब वो नीट और जेई के लिए हमने 1 स्टॉप सॉल्यूशन कर दिया यहाँ पे। और आप देखना, मैं आपको अपन आज बैठे हैं, 4 साल बाद फिर मिलेंगे, तब आप वापस आओगे सर वाकई में आपने ये करके दिखाया। क्योंकि मैं पर्सनल ध्यान दे रहा हूँ इस पे। मैं पढ़ाता नहीं हूँ फिजिक्स, मगर फैकल्टी सारी से कनेक्ट हूँ, बच्चों से बात करता हूँ कि कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीजें थी। तो मेरा मन हमेशा रहता है कि बाड़मेर में हर परीक्षा की तैयारी हो, और हमारे बच्चों को बाहर भटकना नहीं पड़े, इमरती 2-2-2.5 लाख की फीसेस देनी नहीं पड़े, कम खर्चे में यहाँ पे उनका काम हो जाए, माता पिता के साथ में रह के पढ़े, घर का भोजन खाएं और आराम से पढ़े, माता पिता का नियंत्रण रहे ऊपर। कोटा में हर महीने 1-2 सुसाइड होती है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ सर, कि अगर यही बच्चे अपने माँ बाप के साथ रह रहे होते तो ऐसे सुसाइड नहीं होती। क्योंकि माँ बाप हर दिन बच्चे को मोटिवेट करते हैं, मोरली सपोर्ट करते हैं। बच्चा कमजोर हो रहा है तो उसका इलाज करते हैं। रिश्तेदार, परिवार मतलब साथ में रहते हैं, तो एक क्या है कि भूमि से ही प्रेम होता है। बाहर के क्षेत्र में जाने के बाद हमारे भी गलत थॉट आते थे, यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मुझे लगता है कि घर की जो चीजें होती है ना, अगर वहां मिल रही है तो वो बेस्ट है। तो इस हेतु प्रयास कर रहे हैं बढ़िया से। तो सर, आप जब गांव से निकले थे, गांव के बच्चे के लिए और खास तौर से बच्चियों के लिए क्या चैलेंज होते हैं? आपने देखा होगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर अब जाकर बहुत बड़ा चेंज आया एजुकेशन में, क्योंकि बच्चियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो तमाम फेस उनके माता पिता को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, शेखावटी का जो क्षेत्र है ना, वो हमारे से 50 साल आगे है। अच्छा, 50 साल आगे। क्यों? क्योंकि उनके घरों के अंदर कोई भी बच्चा आपको निकम्मा बैठा हुआ नहीं मिलेगा। उनके माता पिता इतने जागरूक हैं कि अपनी जमीन बेच के भी बच्चों को पढ़ाएंगे, माँ बाप भी उनके साथ चले जाएंगे। एजुकेशन प्राथमिक है। बच्ची की शादी हो गई तो ससुराल वाले बहू को पढ़ाएंगे। बेटियां, बहुएं, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। हम पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर यहाँ दिक्कत क्या आ रही, मारवाड़ में जैसे गांव के जो लोग हैं, कुछ लोग जागरूक हो गए, कुछ जो नशे में पड़े हुए पुराने लोग हैं अपने नशे में खर्चे कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाएंगे। अब बाड़मेर में फीस की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अच्छे संसाधन लगाओगे तो खर्चे अधिक होते हैं। अब यहाँ जो भी पेरेंट्स आते हैं तो फीस के लिए बहुत होता है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरतमंद होता है तो हम कम भी कर लेते हैं। अच्छा, मदद भी करते हैं, बहुत करते हैं, हमने खूब करी है। हालांकि हम चेक करते हैं, पूरा देखते हैं, क्योंकि कई बार झूठ भी बच्चे बहुत बोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आज भी हमारी जो मेंटलिटी, अब तो ठीक हो गई बहुत, मेंटलिटी ये है कि एजुकेशन पे हम हमारे बजट का बहुत कम खर्च करते हैं। अब गांव में बैठा हुआ एक बच्चा, अगर उसको आप शहर नहीं भेजोगे तो वो, आप सोचो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट से पिछड़ जाएगा, वो उसको कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो बाड़मेर के अंदर ये दिक्कतें थी। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हो ना कि अभी स्थितियां बदल गई। अब बच्चे बाड़मेर में खूब आ रहे हैं। जैसे अभी हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एक बैच लिया छोटा सा, उसमें भी कई सारे बच्चे आए, पढ़ रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, उसके बारे में बच्चे सोच रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, और हम शिक्षक यहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो इससे हमारे को ऐसा लगता है कि अगर बाड़मेर
कि बच्चे इसी तरह से आते रहे, पेरेंट्स की थोड़ी मानसिकता बदलती रही, तो यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा आने वाले सालों में मिल जाएगी। मैं बताऊं, जैसे ये साइंस का आइडिया था, इसी तरह एक बार जब हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था क्योंकि उस समय हायर एजुकेशन में आरक्षण दे दिया था और कुछ चीज़ें रही कि नहीं एडमिशन हुआ, परसेंटेज बेस पे DU में होता था, तब नहीं हुआ। तब एक बार मैं और हमारे फैकल्टी टीम बैठी थी, मैंने कहा क्यों ना इनको फाउंडेशन पढ़ाया जाए। दिमाग में चीज़ें आई और हमने 1 साल तक इसकी रूपरेखा बनाई। अच्छा। रूपरेखा बनाने के बाद में हमने सोचा कि देखो कोचिंग इंडस्ट्री बाड़मेर में अच्छी से स्थापित हो गई और आज सब अच्छे चल रहे हैं। फिजिक्स वाला के जरिए हमने नीट और IIT को टारगेट कर लिया और इसमें बाड़मेर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बाड़मेर को हम भरोसा दिलाते हैं कि इस मामले में 4 साल बाद चीज़ें और बदलने वाली है। फिर हमारे मस्तिष्क में आया कि आर्ट्स वालों के लिए क्या, क्योंकि 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो 4 साल होते हैं, यह बच्चे के एक प्रकार से। मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं जब पढ़ाई करता था तो जब हम लोग 12th कर देते थे, ग्रेजुएशन के बाद में ऐसे सोचते थे कि साहब हमें की करा, मतलब इस टाइप से। बिल्कुल तो वो मतलब उसके क्या एक टाइम पूरा निकल जाता था, हमें मतलब गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता। कोई नहीं था। ये अपनी सेम स्थिति है, मेरे हिसाब से अपना दौर सेम ही था। मेरे 2005 में 12वीं में थी। हाँ, मेरी आपकी? मेरी 2004 के आसपास हुई। मतलब अपन लगभग सहपाठी रहे। हाँ। अपने समय ये था कि BE करने के बाद में सोचता कि भाई हमें क्या करें, क्या करें। हाँ। अब वो दौर नहीं है। अच्छा। अब कभी आना, एक रैंडम कभी दिन आना, अपने सक्सेस पॉइंट स्कूल में आना। स्कूल? हाँ। कभी ये कंसेप्ट कैसे आया? घूमते घूमते आना, ये मैं बताता हूँ। और 9वीं क्लास जो हमारे से चल रही है, उसमें किसी बच्चे को खड़ा करके पूछना बेटा क्या बनना है, वो आपको बताएगा कि मुझे क्या बनना है। मतलब 9th में बच्चा सोच रहा है। हाँ। उसने टारगेट सेट किया है। हालांकि जीवन में टारगेट आगे बदलते जाते हैं, लेकिन इतना सोचना भी बड़ी बात है। जो काम हम फाइनली के बाद सोचते थे, वो बच्चा 9th में सोच रहा, मतलब वो बच्चा 10 साल आगे चल रहा है। तब हमारे मस्तिष्क में ये था। अब आपने कहा ना ये स्कूल कंसेप्ट क्या था, तो मैंने कहा जब BE के बाद सोचने का दौर चला गया, अब 9th के बाद सोचते हैं, तब मेरे मस्तिष्क था क्यों ना एक ऐसा फाउंडेशन स्कूल चलाया जाए जिसमें बच्चे को केवल रटाया ही नहीं जाए। अब आजकल क्या है कि स्कूल्स में रटा के परसेंटेज बनाने पे जोर देते हैं, और मैं इसका भुगत भोगी हूँ क्योंकि मेरे 10th में 49% थे। मुझे ऐसे जलील होना पड़ा था। 49 तो जलील किया जाता था कि ये की नाव काटेगा। और 12वीं में भी कुछ खास नहीं था, मतलब इतना परसेंटेज का ऐसा एक हवा बनाया हुआ था। अपनी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई, इसमें भी परसेंटेज को खत्म कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी ने जो अभी बात की है ना, यही बात हमने 4 साल पहले की थी कि परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं। इससे अच्छा है कि बच्चे को सिलेबस के जो निहितार्थ है कि NCERT ने सिलेबस पे क्यों डाला है, वो समझाओ। आप बच्चे को ऐसा तैयार करो कि परसेंटेज भली मत बने, लेकिन वो जिस भी फील्ड में जाएगा ना, उसको रसातल में डाल दिया ना, ज्वालामुखी बन के निकलेगा। वो किसी भी फील्ड में पीछे रहने वाला नहीं। वो पब्लिसिटी में रट्टूमल नहीं, रट्टूमल नहीं। वो अपने तर्क रख सकता है, वो अपने थॉट रख सकता है, अपनी बात रख सकता है। हाँ। ऐसा तैयार किया जाए ना बच्चों को 9th 10th से, तो बहुत सफल पीढ़ी तैयार हो जाती है। तब हमने स्कूल का एक कंसेप्ट लिया। मैंने कहा इसमें फाउंडेशन करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को स्पीकिंग इंग्लिश है, बच्चों को अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, और क्लास में भी किताब, टीचर को किताब नहीं ले जानी है, और बच्चा भी किताब कुछ समय नहीं लाएगा, पाठ पूरा होने के बाद घर जाके देखेगा। और स्मार्ट क्लासरूम के जरिए उनको पूरी दुनिया की यात्रा करें। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फ्रांस की क्रांति पढ़ा रहे हैं, तो फ्रांस की क्रांति शुरू होने से पहले उसको वर्ल्ड का मैप समझाया जाएगा, उसको यूरोप समझाया जाएगा, यूरोप के अंदर भी फ्रांस में क्रांति क्यों हुई वो पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी, और क्रांति से पहले फ्रांस में क्या सिचुएशंस थी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, ये समझाई जाएगी। कंपटीशन वाली तैयारी हो गई है। तो हाँ, कंपटीशन की तैयारी साथ में हो जाती है। हाँ। फिर बच्चे का एक पूरा थॉट प्रोसेस हो जाता है कि अमेरिका की क्रांति कैसे फ्रांस की क्रांति से डिफरेंट थी, और भारत आजाद नहीं हो पाया, अमेरिका 6 साल में 7 साल में आजाद कैसे हो गया, ये उसको समझाना है हमें। ये 9th क्लास में ये टॉपिक है सर, और NCERT यही चाहती कि इसको ऐसे ही पढ़ाओ आप। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे शिक्षक कुछ अच्छा पढ़ाते, कुछ ऐसा है कि वो बच्चे को खड़ा करके पढ़ा देते। तब हमने ये फॉर्मेट लिया कि 9th से लेके 12th तक ऐसा फाउंडेशन करो उसको कि 12th के बाद बच्चा अगर CUET देता है, सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएगा, 4 साल में अपना भविष्य सेट कर देगा।
अगर वो कहीं नहीं लगा ना तो कहीं पे भी पढ़ा के भी वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट था हमारा 9 से 12 तक का। और आज की तारीख में इतना प्यारा चल रहा है वो, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। मैं तो पत्रकार महोदयों को, शिक्षा अधिकारियों को, सबको, शिक्षकों को भी कहता हूँ, जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको लगता है कि गणपत जी ने कहा है ऐसा कि हमारे स्कूल के बच्चे, फिजिक्स वाला के बच्चे इतने अच्छे हैं, आप रैंडम आइए ना कभी, आके उनसे बात करिए, आपको लगेगा कि सच में बच्चे कितने तैयार हो रखे हैं। मैं खुद जाता हूँ, अभी बीच में पिछली बार 14 अप्रैल को आपको बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर जयंती होती है, तो मैंने बच्चों से और उनके फैकल्टी से बात की। मैंने कहा मुझे लाइव डिबेट चाहिए इनकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने सामान्य सभी सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दिए और बिल्कुल लाइव चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या किया, मैंने उनको पूरा फॉर्मेट समझाया, हमारी फैकल्टी ने बच्चों को तैयार किया, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाया, एक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए, और उस असेंबली के अंदर जो सम्मानित संविधान सभा के सदस्य थे सबको उसके रूप में वैसी ड्रेस पहनाई, वही भाषा, और उसके साथ हमने 20 मिनट की डिबेट करवाई, जिसमें सभी सदस्य आर्टिकल्स पे बात कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जवाब दे रहे हैं और सभा आहूत कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद।